WHO के मुताबिक सर्विकल कैंसर ग्लोबली चौथा कॉमन कैंसर है। हर साल तकरीबन 6,60,000 नए मामले सामने आते हैं इसके, और साल 2022 में तकरीबन 3.5 लाख मौतें सर्विकल कैंसर के चलते हुई। HPV इंफॉर्मेशन सेंटर ने साल 2023 की एक फैक्ट शीट पेश की, जिसके अनुसार भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 511.4 मिलियन महिलाएं, यानी कि करीब करीब 51 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सर्विकल कैंसर होने का खतरा है। वर्तमान में अनुमानों से पता चला है कि सर्विकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे आम कैंसर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इतने मामलों और मौतों को रोका जा सकता है, वो भी सिर्फ एक छोटे से टीके से। जी हां, एक टीका सर्विकल कैंसर से 90 से 99% तक बचाव दे सकता है ना? हैरान करने की बात, जिस कैंसर के नाम से पूरी दुनिया डरती है, उसी के सबसे आम प्रकार को रोक पाना आपके अपने हाथ में है। लेकिन फिर भी मामलों पर मामले और मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिता शर्मा और सेहत की बात में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुपुर गुप्ता, डॉक्टर समीर और डॉक्टर निधि झा। आज करेंगे डर को कम और कैंसर के खिलाफ हौसलों को बुलंद, और एक्सपर्ट्स के साथ जानेंगे HPV वैक्सीन के बारे में। ये क्या है, किस तरह से काम करती है और कैसे सर्विकल कैंसर के खतरे को ये कम कर सकती है। डॉक्टर नुपुर, स्वागत है आपका। सबसे पहले हमें ये बताएं कि HPV वैक्सीन के बारे में तो हम जानेंगे ही आगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सर्विकल कैंसर आखिर क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक बहुत कॉमन कैंसर है और यूजुअली ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है। परंतु इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है और इसके लिए प्रिवेंशन भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। और ये बच्चेदानी के मुंह पे होता है, इसलिए हम इसको, जो बच्चेदानी का मुंह है उसको सर्विक्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। फर्स्ट मोस्ट कॉमन हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर है, पर ये सेकंड है। और जैसा कि डेटा आपने सुना कि इससे इतनी महिलाएं ग्रसित होती हैं हर साल और कितनी मौतें होती हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ग्लोबली ये कैंपेन चल रहा है कि हम सर्वाइकल कैंसर को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, किस एज में हम वैक्सीन लगा सकते हैं, कैसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्री कैंसर की स्टेज में पकड़ सकते हैं। क्योंकि जब महिलाएं हमारे पास आती हैं तब सर्वाइकल कैंसर ऑलरेडी इतना एडवांस हो चुका होता है कि उसके लिए सिर्फ हमारे पास दो ही रास्ते निकलते हैं, या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। परंतु यदि हम प्री कैंसरस स्टेज में इसको पकड़ पाएंगे तो उसके लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं उसको ट्रीट करने के लिए, और हो सकता है मेजर सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। जी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। जी जी। डॉक्टर निधि, स्तन कैंसर के बाद महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर सर्विकल कैंसर है। एक अनुमान के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, करीब करीब 51 करोड़ महिलाएं भारत में ऐसी हैं जो इस कैंसर के जोखिम में हैं। तो वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो किसी महिला को सर्विकल कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं? देखिए, जैसे कि मैडम ने कहा अभी कि इंडिया में इंक्रीज रेट है और क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले जो कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज में ज्यादा होता है, इम्यूनिटी का बहुत रोल होता है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी अगर एक एज से पहले शुरू हो जाती है तो उसके केस में ज्यादा होता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जहाँ पे होते हैं वहां पे ज्यादा होता है। पर्सनल एंड पेरिनियल हाइजीन जो हम कहते हैं वो अगर ठीक से ना किया जाए तो वहां पे ज्यादा होता है। स्मोकिंग ऑल्सो कहते हैं कि ये रिस्क फैक्टर कॉज करता है। अगर क्रॉनिक इलनेस कहीं पे ज्यादा है, जैसे कि डायबिटीज है, एड्स है, जो कि आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जैसे इम्यूनिटी, जैसे कोविड में हम इम्यूनिटी की बात करते थे, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट अगर है किसी का तो उन केसेस में ज्यादा होता है। जो प्रोलॉन्ग्ड सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उसमें भी ज्यादा होता है। किसी फीमेल में अगर रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, STDs हैं, तो उनमें भी ज्यादा देखा गया। जी
डॉक्टर, आपने बात की एसटीडीज की। अब यहाँ पर ये बात तो समझ आती है कि सर्विकल कैंसर में एचपीवी यानी कि एसटीडीज, जो कि कई तरह की एचपीवी हैं, उनका बड़ा हाथ है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एचपीवी को आप एक वैक्सीन की मदद से रोक सकते हैं? डॉक्टर समीर से जानते हैं कि कैसे एचपीवी वैक्सीन सर्विकल कैंसर से बचाव कर सकती है और ये कितनी इफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कैंसर के नाम से ही एक सबको डर लगता है, और ये कैंसर ऐसा है जो एक वायरस की वजह से होता है। और जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमारे पास इसके स्क्रीनिंग टूल, डायग्नोस्टिक टूल अवेलेबल है कि हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या प्री कैंसर है। पर ज्यादातर भारत में खास तौर पे देखा गया है कि ये कैंसर लेट स्टेज पे डिटेक्ट होता है, क्योंकि ये वायरस एक कारण बनता है इस कैंसर का। उस वायरस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, और उस वैक्सीन की एफिकेसी काफी अच्छी है। जैसा कोविड के दौरान हमने सुना है कि वैक्सीन से हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी डेवलप होती है उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट, जो कि कैंसर का कारण बनता है, स्पेसिफिकली सर्विकल कैंसर। इसमें हम जो एचपीवी की जो वायरस की बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 100 तरह के स्ट्रेन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। पर उसमें से कुछ होते हैं जो मेन होते हैं, जो कारण बनते हैं कैंसर का। तो जो वैक्सीन है ये उनके ऊपर का असरदारक होती है। तो सर्विकल कैंसर के साथ साथ वेजिनल कैंसर, वर्बल कैंसर, पेनाइल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, तो ये सभी तरह के कैंसर से प्रोटेक्शन देता है। और अभी जैसा हम बात भी कर रहे थे कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके अलावा एचपीवी इंफेक्शन, तो ये सभी चीजों से इससे काफी प्रोटेक्शन मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम सर्विकल, अदर भी जो कॉज होता है एचपीवी के कारण, उन सब से भी इसकी सुरक्षा मिलती है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी इफेक्टिव जो है टूल है, क्योंकि प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हमारा हथियार है। जी 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 डॉक्टर नूपुर, एचपीवी का टीका किससे, कब और कैसे लेना चाहिए? देखिए, एचपीवी वायरस, जब से हमें पता है कि एचपीवी वायरस से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा समय लगाने के लिए है 9 से 15 साल की उम्र में। इंडिया में, हिंदुस्तान में हम अभी लड़कियों को ही लगाते हैं, पर वर्ल्ड ओवर बॉयज के लिए भी ये प्रोटेक्टिव साबित हुआ है। तो 9 से 14 साल या बिफोर ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, कि आपका किसी से फिजिकल संबंध नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छा समय है। क्योंकि एचपीवी वैक्सीन में एचपीवी वायरस के कुछ ऐसे टुकड़े हैं जिससे एंटीबॉडी बनना इनिशिएट हो जाती है। और सबसे अच्छा समय तभी है लगाने के लिए जब आपको कभी भी एचपीवी वायरस से एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो ये जानना कि एचपीवी वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आता है, तो यदि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं स्टार्ट हुई तो सबसे अच्छा समय वो होगा। 9 से 15 साल की उम्र में 2 वैक्सीन की डोज भी इनफ रहती है, जो कि 0 मंथ्स या 6 मंथ्स पे लगा सकते हैं। जिन महिलाओं या जिन लड़कियों को 15 साल तक वैक्सीन नहीं लगा, तो 15 से बियॉन्ड अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज हमें 3 वैक्सीनेशन के डोज देने पड़ते हैं, जो कि 0, 2 या 6 मंथ्स। सेकेंड वैक्सीन 1 to 2 मंथ्स के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। और 45 के ऊपर हमें ये नहीं लगाना है। परंतु जब हम वैक्सीन देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस महिला को हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं, उनको हम ये भी बताते हैं कि हमें पैप स्मीयर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो सर्वाइकल कैंसर या प्री कैंसर को डिटेक्ट करता है, जो पैप टेस्ट है, वो फिर भी करते रहना है। और उसकी गाइडलाइन हमें फिर भी फॉलो करनी है, क्योंकि एचपीवी, हमें रिसर्च द्वारा पता है कि मोर देन 150 टाइप्स ऑफ एचपीवी हमने देखे हैं आज तक। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जेनाइटल वॉर्ड्स को प्रिवेंट करते हैं, कुछ टाइप ऐसे हैं जिनसे कैंसर बनता है, और वैक्सीन भी उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर हुई है। सबसे पहले जो वैक्सीन आई वो सिर्फ दो एचपीवी टाइप के अगेंस्ट बनी, जो एचपीवी टाइप 16 और 18 थे। उसके बाद क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन आई जिसमें 4 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिला, 6, 11, 16 और 18। और जब लेटेस्ट है उसका नाम जो है वो नैनोवैलेंट वैक्सीन है, जो कि 9 टाइप्स ऑफ एचपीवी वायरस के अगेंस्ट एक्ट करती है। और यूजुअली ये कैंसर कॉजिंग या हाई रिस्क टाइप ऑफ एचपीवी वायरस है। जी डॉक्टर समीर, अब यहाँ पर एक सवाल उठकर आता है कि हमने समझा 9 से 15 साल का एक एज ग्रुप है जिसमें ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है।
इस वैक्सीन में एज ग्रुप किस तरह से अपना रोल निभाती है, मतलब एज फैक्टर इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या वैक्सीन का असर इस पे निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है? एज फैक्टर को जरा इसमें समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं इसके ऊपर। एक तो जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन होने से पहले ही प्रिवेंशन की बात करेंगे कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद फिर प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जितना अर्ली शुरू होता है उतना बेहतर है। तो जितनी भी रिसर्च इसमें आई है उसमें कि जैसे आपका सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से पहले, तो जो एक एज ग्रुप देखा गया है इसमें 9 से 14 साल वाला, जिसमें वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। और अगर हम उसमें बात करें कि 9 से 14 मतलब आप 5th क्लास के अंदर तक है, उसमें 2 डोज आपको काम करेगी, 2 डोज आपकी सफिशिएंट है। उसके बाद फिर वो सेकंड फेज हो गया कि आप उस टाइम भी लगा सकते हैं। बट जितना एज लेट होगी, क्योंकि फिर उसमें आपकी कई चीजें और डिपेंड करती है, वो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट डिसीजन लेंगी कि आप 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आपको लगानी पड़ रही है, तो उसमें डेफिनेटली एफिकेसी कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय तक आपको उस वायरस से एक्सपोजर हो चुका है। इस वजह से सबसे ज्यादा एफिकेसियस ये यंग एज के अंदर रहेगी, जो स्पेसिफिकली हमने एज को स्पेसिफाई किया है। जी, तो डॉक्टर नुपुर ने यहाँ पर एक बात और कही कि 45 की उम्र तक आप इस टीके को ले सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है कि सर्विकल कैंसर का खतरा सिर्फ 45 साल की उम्र तक रहता है, या ये टीका आपको बचाव सिर्फ 45 साल की उम्र तक देता है? डॉक्टर निधि, इस पर हमें कुछ बताएं कि 45 की एज के तक अगर आपने ये टीका नहीं लिया है तो आप खुद को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा क्यों 15 से पहले के, तो उसमें दो ही फैक्टर है। पहला ये कि तब तक आप किसी भी एचपीवी वायरस से एक्सपोज नहीं हुए रहते। मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन 15 इयर्स एज में सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं, आप किसी वायरस से एक्सपोज नहीं हुए होते। दूसरी बात ये होता है कि आप यंग में एज में होते हैं, आपकी इम्यूनोजेनेसिटी जो होती है वो अच्छी होती है, एंटीबॉडी बनाने की क्षमता जो होती है वो बच्चों में ज्यादा अच्छी देखी गई है। तो कहते हैं कि इसमें जो सक्सेस रेट है उसका सबसे ज्यादा वहां पे है, इसलिए इसको सबसे टारगेट एज ग्रुप में। मैम ने बात की 45 इयर्स के एज तक। कोई भी जब भी एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन होता है वहां से उसको कैंसर बनने के पीरियड में जो है वो 10 से 15 साल का टाइम लगता है। तो अगर आप 45 इयर्स तक वैक्सीन दे रहे हैं तो आप लगभग 60-65 साल की उम्र तक उसको प्रिवेंट कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, जो कि सबसे कॉमन एज है। उसके बाद उसका असर नहीं होता है। ठीक है, 45 हम 15 से 45 के एज की बात क्यों करते हैं? 15 से 45 के एज की बात इसलिए करते हैं कि ज्यादातर महिलाएं हमारे पास उससे पहले आती नहीं आती हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनको सेफ्टी जो हमें मिला हुआ है वो ना दें, वो जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद का फैक्टर वो है पैप स्मीयर एग्जामिनेशन और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। ये सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है जो हम यूनिवर्सली ट्राई कर रहे हैं कि हम हर महिला को काउंसिल करें और उनसे करवाएं। ये बच्चेदानी के मुंह से एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होती है, कोई टिश्यू नहीं लिया जाता है, एक वजाइनली हम ब्रश इंसर्ट करते हैं और यहाँ से जस्ट स्मीयर किया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। वो टेस्टिंग हमें ये बताता है कि या तो कैंसर है या कैंसर का बहुत अर्ली स्टेज है, या इस पर्सन में ज्यादा कैंसर होने के चांसेस है लोगों से। तो बहुत सारे उससे पहले के स्टेज हैं जिसमें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर निधि, यहाँ पर एक सवाल आता है कि वो बच्चियां जिनकी उम्र अभी कम है, जो यौन रूप से सक्रिय नहीं है, क्या उनमें भी इस संक्रमण की संभावना रहती है? देखिए, ज्यादातर कहा गया है कि संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया मैं जो कह रही हूँ, सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ये स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन से भी होता है। इसलिए जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव में नहीं ये पैप स्मीयर और एचपीवी डीएनए कर रहे हैं। कोई भी महिला जिसके पास यूट्रस है और सर्विक्स है, उन सबको स्क्रीन किया जाता है।
चांसेस कम होते हैं सेक्सुअली एक्टिव जो नहीं होते उनमें होने के, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं है, क्योंकि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है। डॉक्टर नूपुर के पास सीधा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि एचपीवी वैक्सीन के डोजेस के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए। तो जब हम 2 डोज लगाते हैं, तो जब हमने पहली वैक्सीन लगाई तो दूसरी वैक्सीन उसके 6 महीने में लगना है। उससे पहले नहीं लगाना है, उससे लेट हो सकता है, लेकिन 6 महीने का अंतराल सबसे अच्छा है। और वो याद रखें तो इससे अच्छी बात नहीं है। अगर हम 3 डोज लगाते हैं तो 0, 2 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो जो तीसरी डोज है वो पहली डोज और तीसरी डोज के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। और अगर दूसरी और तीसरी डोज की बात करें तो दोनों के बीच में 4 महीने का अंतर होना जरूरी है, और इससे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। जी, तो डॉक्टर यहाँ पर एक सवाल ये उठकर आता है कि ये आपने बताया कि 3 डोजेस भी आप ले सकते हैं और 2 भी, तो किन को 2 लेनी चाहिए और किन को 3, ये पैमाना कैसे तय किया जाता है डॉक्टर नुपुर? देखिए, जितनी जल्दी हम ये वैक्सीन लगाते हैं उतनी इसकी एफिकेसी ज्यादा है और उतने लंबे समय तक ये एक्ट करता है, उतनी अच्छी एंटीबॉडी बनती है। तो 9 से 14 वर्ष या 9 से 15 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको जब हम लगाएंगे तो 2 डोज ऑफ वैक्सीन इनफ है। और जो 16 ईयर्स एंड अबव को लगाएंगे, पहले हम 26 साल तक ही वैक्सीन लगाया करते थे, पर अब जो नई रिसर्च आई है उसमें हम अप टू 45 ईयर्स भी ये वैक्सीन लगाते हैं। तो जिन बच्चों को 14 साल तक वैक्सीन मिल गई उन्हें 2 ही डोज मिली, पर उसके बाद जिसने भी वैक्सीन लगाई उनको 3 डोज की आवश्यकता रहती है, जिसको हम 0, 1, 6 मंथ्स भी कर सकते हैं या 0, 2 और 6 मंथ्स पे भी लगा सकते हैं। जी, डॉक्टर समीर, जब टीकाकरण की बात आती है तो एक बहुत बड़ा विषय उसके साथ जुड़ जाता है, वो होता है आर्थिक। हर किसी के लिए टीकाकरण हर तरह का उतना संभव नहीं होता, क्योंकि कुछ टीकों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जब भी सर्विकल कैंसर के टीके की यानी कि एचपीवी वैक्सीनेशन की बात होती है तो सबके मन में एक सवाल आता है कि इसकी कीमत क्या है। अगर आप हमारे दर्शकों को उस पर थोड़ा बता पाएं कि कितनी कीमत इस टीके की होती है। देखिए, बिल्कुल, अगर इसमें हम ग्लोबली देखें तो इसकी कीमत वैसे काफी, अभी तो खैर फिलहाल रिवाइज हुई है, पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 से लेके 10,000 तक का इसमें इस तरह से वैल्यू चल रही थी। पर अभी प्राइसिंग थोड़े ठीक है, अफोर्डेबल है, इसमें 2 से 3,000 तक के बीच में। बट अभी जैसे हमारी भारत के अंदर निर्मित जो वैक्सीन आ गई है उसके अंदर आपको ये और भी कम प्राइस के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर वैसे भी हम देखें तो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर 90% के करीब हमारा गवर्नमेंट वाला जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ज्यादातर वैक्सीन शामिल होती है, और 10% के करीब ही ज्यादातर प्राइवेट वैक्सीन लगती है। तो अब जिस तरह से अगर ये गवर्नमेंट बैकएंड स्कीम में ये शामिल हो जाएगा तो उसके बाद डेफिनेटली इसका स्पीड अप भी ज्यादा बढ़ेगा। और जैसा देख भी रहे हैं कि हम शहरों के अंदर तो फिर भी अवेयरनेस रहती है, यहाँ पे लोग लगा लेते हैं, पर गांव में सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पर केसेस भी ज्यादा देखे गए हैं वहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल भी है और दूसरा काफी इसको लेकर मिथ भी है, तो वहां पर डेफिनेटली वैक्सीनेशन बहुत ही कम है और ना के बराबर। जी डॉक्टर, लेकिन 2000 और 10,000 का अंतराल थोड़ा बड़ा है, क्या आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर 2000 में एक वैक्सीन मौजूद है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो 10,000 अब खर्च करना चाहेंगे। क्या कारण है कि एक ही वैक्सीन के 2 कीमतें अगर हैं और उनमें इतना अंतराल है? वो मैंने आपको वैसे ग्लोबली बताया है, पूरा इंटरनेशनली हम देखिए कि इस रेंज तक आता है। पर भारत के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी अगर 2 डोज की बात करें तो 3,000-3,500 तक इस तरह से आपको उपलब्ध हो जाती है। जी डॉक्टर निधि, हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन एचपीवी वैक्सीन की डोजेज की। हमें पता चला कि आप 2 या 3 डोजेज ले सकते हैं। क्या हो अगर कोई महिला या कोई बच्ची एक डोज लेती है और उसकी दूसरी डोज मिस हो जाती है? देखिए, किसी भी वैक्सीन के मैक्सिमम एफिकेसी के लिए हम काम करते हैं। तो जो देखा गया है, एक तो मैं प्राइस से स्टार्ट करती हूँ। जो प्राइसेस क्यों डिफरेंट हैं? प्राइसेस इसलिए डिफरेंट हैं कि जैसे मैम ने बताया, बाइवेलेंट वैक्सीन होती है, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन होती है और नैनो या नोनावेलेंट वैक्सीन होती है।
जो बाइवैलेंट वैक्सीन होती हैं वो दो स्ट्रेन जो है 16 और 18 के अगेंस्ट काम करती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती हैं। जो क्वाड्रीवैलेंट है वो 4 के अगेंस्ट, और जो नोनावैलेंट है, नैनोवैलेंट है, वो 9 के अगेंस्ट बनाती है। तो इसीलिए जो चार्जेस डिफरेंस है वो इसी वजह से है। जो नोनावैलेंट है उसका एक ही वैक्सीन है, गार्डासिल 9, विच कॉस्ट यू अराउंड 10,000, जो उन्होंने बोला, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेन के अगेंस्ट बनाया गया है तो इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है। और इसी की एफिकेसी जो हम बात कर रहे हैं वो 95% के आसपास है। जो बाइवैलेंट वैक्सीन, जो क्वाड्रीवैलेंट है, दैट इज गार्डासिल। जो गार्डासिल है उसका प्राइस अराउंड 3900 के आसपास है। जो एमआरपी है वो 3900 के आसपास है। और वो 4 स्ट्रेन से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो रीजन यही है कि अलग अलग प्राइस अलग अलग स्ट्रेन को कवर करते हैं, कम ज्यादा उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि अगर एक ही लगाएं तो क्या होगा, एक ही लगाएं तो ये होता है कि जो एफिकेसी 99% या 75% जो हमें मिलनी है वो उतनी नहीं मिलती। थोड़ी, जैसे हमने कोविड में भी देखा था, जो सेकेंड डोज और बूस्टर डोज लगाते हैं उनको कंप्लीट कवरेज मिलता है। जो कम लगाते हैं उनका भी अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल पॉपुलेशन से तो वो उससे ज्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन कम प्रोटेक्टेड है अगर हम जिन्होंने तीनों या दोनों डोज लगा ली है उनसे कम प्रोटेक्टेड। जी डॉक्टर नूपुर, एक सवाल हमारे पास दर्शकों से आया था। सवाल था कि अगर कोई लड़की ये वैक्सीनेशन लेना चाहती है, ये वैक्सीन लगवाना चाहती है, उसने पहली डोज ली, पहली डोज के 4 या 5 महीने के अंतराल में उनकी शादी हो जाती है और वो गर्भवती हो जाती हैं, ऐसे में दूसरी डोज वो कैसे ले सकती हैं? देखिए, एचपीवी वैक्सीनेशन की जो दूसरी डोज है वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। तो जब डिलीवरी हो जाएगी तो सेकेंड डोज तब ले सकते हैं, या फिर जो पूरा 3 डोजेस का जो प्लान है वो डिलीवरी के बाद कंप्लीट हो सकता है। तो हमारे पास भी बहुत सी महिलाएं ऐसे आती हैं जिनको प्रेगनेंसी है और डिलीवरी हो गई, लेकिन उन्हें कभी भी ये वैक्सीनेशन नहीं मिला। तो सबसे अच्छा समय डिलीवरी के बाद है, जब 3 डोज वैक्सीन दी जा सकती है। उससे मदर को भी कोई नुकसान नहीं है, बेबी को भी नुकसान नहीं है। और वो ऐसा समय है पोस्टपार्टम का जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी प्लान नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, यदि आपने एचपीवी वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया और आपको पता चला कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही करना है कि जो नेक्स्ट 2 डोजेस हैं वो डिलीवरी के बाद ली जाएं, और प्रेगनेंसी फिर भी हम सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं। जी डॉक्टर समीर, पुरुष भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि सर्विकल कैंसर महिलाओं में देखा जाता है, लेकिन एचपीवी संक्रमण एक ऐसा संक्रमण है जो मेरी जानकारी के मुताबिक 80% लोग अपने जीवन काल में देखते हैं। तो क्या पुरुषों को भी ये वैक्सीन लेना चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने बात की शुरुआत के अंदर कि ये सर्विकल कैंसर के साथ साथ और भी कई तरह के इन्फेक्शन और कैंसर कॉज करते हैं। जैसे कि पिनाइल कैंसर हो गया, ओरोफेरिंजियल कैंसर हो गया, इसके अलावा एनल कैंसर हो गया, जेनिटल वार्ड्स हो गए। तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है पुरुषों के अंदर भी, जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बात करें तो वहां भी दी जाती है, तो उनके अंदर भी इस तरह से जो हम एज ग्रुप की बात करते हैं उसी तरह से उसी एज ग्रुप में पुरुषों को भी वैक्सीन दी जा सकती है। जी डॉक्टर निधि, यहाँ पर एक सवाल है कि एचपीवी वैक्सीन सभी को देने की सलाह दी जा रही है, पुरुष भी और स्त्रियां भी। क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हर इंसान, हर जिसको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी भी हम गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये एक वैक्सीन है जो आपको कैंसर से बचा सकता है। जब हम प्राइस के बारे में बात, मैडम ये बहुत महंगा है और ये बात करते, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कैंसर हो गया तब आपका कितना पैसा खर्च होगा? तो जो आपके आंसर पे आते हैं, आंसर ये है कि कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। कभी कभार किसी किसी पेशेंट में हल्का बुखार हो सकता है,
कभी, क्योंकि किसी भी दवाई से एलर्जी कुछ सडन लोगों को हो सकती है जो मैंने नहीं देखी है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जब भी आप वैक्सीन लगाएं तो अगले 1 घंटे तक, कम से कम आधे घंटे आप उस अस्पताल में, क्लिनिक में बैठें। और कोई मेजर कुछ भी नहीं देखा गया है। बट मैं सरकार से, आपसे, सबसे अपील करूंगी कि ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जी हमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग करनी पड़ जी रही है। तो मुझे लगता है कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा भी ये एफर्ट थोड़ा कम हो। और एक ही वैक्सीन है होल वर्ल्ड में जो कि कैंसर को प्रिवेंट बचाव कर कर सकती सकती है। है। जी ओनली जी कैंसर इज प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। जी, तो ये शुक्रिया। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर नुपुर गुप्ता और डॉक्टर निधि झा। हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे दर्शकों की बेहतरी और सेहत से जुड़े और मुद्दों के साथ हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और एनडीटीवी इंडिया देखते रहिए।